नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां आज गोरखपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोरखपुर में भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कल होगा। राष्ट्रपति आयुष संस्थान का लोकार्पण करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जहां आज गोरखपुर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर यानी उनके स्वागत को लेकर तैयारियां भव्य रूप से की जा रही हैं। राष्ट्रपति आयुष संस्थान का लोकार्पण भी करेंगी और कल ये लोकार्पण होना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही तैयारियों का जायजा जो है ले लिया था। उनकी ओर से तमाम जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए थे। इस बीच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे गोरखपुर, जहां पर उनके स्वागत को लेकर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन पूरी तरह डायवर्जन से लेकर हर एक पहलू पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर रहेंगे, जहां आज से उनका 4 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। क्वाड देशों की बैठक में वो शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी वो करेंगे। भारत अमेरिका रिश्तों पर चर्चा यहां पर होती हुई नजर आएगी। तो किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और आज से 4 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के रहने वाले हैं और इसी के साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने के रूप में भी इस कवायद को देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर दौरे से पहले निरीक्षण शुरू हो गया है। राष्ट्रपति दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल की जांच हो रही है। कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करने सांसद पहुंचे हैं। राष्ट्रपति दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद करता हुआ नजर आ रहा है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए सांसद वहां पर पहुंचे, जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी कि राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले तमाम पहलुओं पर तैयारियां प्रशासन और तमाम सांसद भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर रवि किशन आपको नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से सांसद हैं जो कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा लिया है यहां पर किस तरीके से कार्यक्रम होना है। ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर आ रही हैं, तो ऐसे में सांसद रवि किशन यहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचे। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे जिनसे उन्होंने जानकारी ली है और हर एक पहलू पर यहां पर समीक्षा उनकी ओर से की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले तैयारियों की कवायद आप देखिए बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और इस बीच रवि किशन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जायजा तैयारियों का लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन कार्यक्रमों के तहत चयनित जिलों और विकास खंडों में तेजी से विकास कार्यों को अमल में लाया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर घेवरा मोड़ स्थित स्वाभिमान स्थल पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश शर्मा, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अनेक गणमान्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें ईमानदार, सरल स्वभाव और जमीनी नेता बताया। वक्ताओं ने कहा कि वर्मा जी ने हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हित में कार्य किया और उनका जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा। सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को भी बड़ी संख्या में यहां पर उनकी उपस्थिति दर्ज की गई और कार्यक्रम में वर्मा जी के जीवन और कार्यों पर आधारित संस्मरण भी साझा किए गए। तो नेताओं ने यहां पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और परवेश वर्मा के पिता की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में स्वाभिमान स्थल पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। नेताओं ने यहां पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
वीरेंद्र सचदेवा से लेकर तमाम गणमान्य जन और वरिष्ठ बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयोजित 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सांख्यिकी आंकड़े किसी भी नीति निर्माण की रीढ़ होते हैं और राज्य सरकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इनका उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांख्यिकी अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने, आंकड़ों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने राज्य में बेहतर नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी विभाग की भूमिका को अहम और निर्णायक बताया। और इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई है। आज वाराणसी कोर्ट ने आज अहम सुनवाई सुनानी है और राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लंबित है। निगरानी याचिका पर कोर्ट में बहस भी देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निगरानी याचिका पर कोर्ट में बहस देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी याचिका पर आज सुनवाई है। ऐसे में कोर्ट में किस तरह की बहस देखने को मिलती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वाराणसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लंबित है। ऐसे में निगरानी याचिका पर कोर्ट में बहस आज होनी है और राहुल गांधी की जो लंबित याचिका है, इस पर आज सुनवाई है। वाराणसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी की याचिका से जुड़ी है, जो कि लंबित है, और निगरानी याचिका पर कोर्ट में आज बहस देखने को मिलने वाली है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता, राहुल गांधी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पुरी में इन दिनों आध्यात्मिक उल्लास चरम पर है, जहां अडापा मंडप बीजे का पवित्र अनुष्ठान गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो रहा है। यह अनुष्ठान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पुरी के गुंडीचा मंदिर में ले जाया गया है। संपूर्ण वातावरण मंत्रोच्चारण, ढोल, नगाड़ों और भक्तों के जयकारों से गुंजायमान रहा। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए भाव विभोर यहाँ पर श्रद्धालु होते हुए नजर आए। और देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धालुओं का आगमन जो है सुबह तड़के से ही शुरू हो गया था और भक्ति का सैलाब, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरीके से उमड़ता हुआ नजर आया। भक्ति, श्रद्धा और जयकारों का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर गुंडीचा मंदिर में तीनों प्रतिमाओं को जो है ले जाया गया और हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब इस दौरान उमड़ता हुआ नजर आया। और अपने आराध्य को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में भक्ति, श्रद्धा और जयकारों से पूरा वातावरण जो है गुंजायमान होता नजर आया। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पुरी में चल रही श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाप्रभु अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए रथ पर विराजमान होते हैं। कल भक्तों को प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा। मैंने प्रभु से सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जो पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को पुरी की ओर खींच लेती है। बता दें कि रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर कानून मंत्री ने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच भी सौंप दी गई है। तो बीते दिन जो भगदड़ हुई है उसको दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर मंत्री ने बताया है। उनकी ओर से कहा गया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच भी सौंप दी गई है। भगदड़ के पीछे आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं, इसकी जांच की जाएगी। जैसे हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहा हूं कि महाप्रभु अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए रथ पे विराजमान होते हैं और रथ में विराजमान होते हुए अपनी जन्म वेदी तक आते हैं। आज महाप्रभु खुद यहाँ आए और विराजमान अभी करेंगे अपनी जन्म वेदी पे।
कल से भक्तजनों आएंगे, बहुत श्रृंखला के तरीके से सबको दर्शन मिलेगा, सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे आज के ये अवसर पे महाप्रभु श्री जगन्नाथ के पास मेरा प्रार्थना है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र और मां सुभद्रा पूर्ण रूप में समग्र विश्व का कल्याण के लिए आशीर्वाद करें, सबको ये आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका जीवन सुखमय हो। ये अवसर में भगवान जी के पास मेरा ये प्रार्थना है। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू में प्रशासन द्वारा स्थापित विशेष पंजीकरण केंद्रों पर पहुंच लगे। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो बाल्टाल और पहलगाम मार्गों से संचालित होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ये पंजीकरण प्रक्रिया उन श्रद्धालुओं के लिए है जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जम्मू प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष शिविर लगाए हैं, जहां श्रद्धालुओं के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें यात्रा परमिट जारी किया जा रहा है। तो 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर ऑफलाइन पंजीकरण जो है आज से शुरू हो रहे हैं, और ये सुविधा उनके लिए है जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे में वो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है और इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी बन गई है, तो कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड में आना पड़ा है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में 8 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की परेशानी बढ़ती हुई से नजर आ रही। लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थानीय लोग घरों में बंद हो गए हैं। ऐसे में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो राजस्थान हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार बारिश हो रही है। पर्यटन प्रभावित हुआ है इससे, और प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बने सलाल बांध के द्वार खोल दिए गए हैं। ये फैसला भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने के कारण लिया गया है। देश भर में मानसून पूरी ताकत से सक्रिय है। दिल्ली से लेकर ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड तक बारिश का प्रभाव स्पष्ट है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ऐसे में 8 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बारिश जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनती नजर आ रही है। पहली तस्वीर दिल्ली से, तो वहीं दूसरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के बाद क्या कुछ हालात है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर लोगों को घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि घुटनों तक पानी वहां पर भर गया है। ऐसे में नदियों और नालों का जल स्तर भी बढ़ रहा है, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है और उसका असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, तो कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड में आना पड़ा है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। देखिए रिपोर्ट। तो बारिश के चलते जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और चलिए अब बात करेंगे सियासत की। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी रस्साकशी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है, तो दूसरी तरफ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पार्टी के आलाकमान और संघ के बीच इस मसले पर लंबे समय से पेच फंसा हुआ है, और अब 4 जुलाई से संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तब माना जा रहा है कि वहां इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने उनके कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया था। अब जब चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं, सरकार फिर से बन चुकी है, तो सवाल है कि पार्टी की कमान आखिर किसे सौंपी जाएगी। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे,
तब भी पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव से पहले ही साफ कर दिया था कि जेपी नड्डा ही अगले अध्यक्ष होंगे। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और फिर जनवरी 2020 में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इस बार ना तो कार्यकारी अध्यक्ष सामने आया और ना ही संगठनात्मक चुनाव पूरे हो पाए। संघ की ओर से इस बार साफ संकेत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संगठन को मजबूत कर सके। संघ नहीं चाहता कि पार्टी इस पद का इस्तेमाल किसी राजनीतिक संदेश के तौर पर करे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पार्टी की आलाकमान के सामने अध्यक्ष पद के लिए अपनी राय बहुत पहले ही रख दी थी। अब ये मामला आलाकमान और संघ की आपसी सहमति का बन चुका है। 4 से 6 जुलाई के बीच दिल्ली में होने वाली संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक गोरखपुर आपको ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनके साथ राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है। उनका 2 दिवसीय दौरा ये रहने वाला है और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद है। IVRI बरेली का 11वां दीक्षांत समारोह है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर के। ऐसे में उनके आगमन को सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी तक केवल 14 राज्यों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित हैं और कुछ ही देर में संभावित ये कार्यक्रम शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी है, बतौर मुख्य अतिथि वो IVRI बरेली के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही देर में संभावित ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में प्रशासन की मौजूदगी भी यहाँ पर तस्वीरों में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दर्ज की जा रही है, जहाँ पर हर एक पहलू पर तैयारियां पहले से की गई हैं और कुछ ही देर में IVRI का ये 11वां दीक्षांत समारोह जो है वो शुरू होगा और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इसी के साथ तमाम अन्य गणमान्य जनों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं वो धीरे धीरे जो है भरना शुरू हो रही हैं क्योंकि तमाम गणमान्य जन जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में जब सभी लोगों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर ली जाएगी तो उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तो मौजूदगी है ही और कुछ ही देर में IVRI बरेली का ये 11वां दीक्षांत समारोह जो कि शुरू होगा। और फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं मेन गेट से तमाम गणमान्य जनों के आने का सिलसिला जो है जारी है और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। आपको बताया कि कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा।
ऐसे में जो तमाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अभी से मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा की नजर प्रदेश की उन सीटों पर है जिन पर पार्टी की पकड़ कमजोर है। सपा ऐसी एक एक सीट पर इस समय फोकस कर रही है जहां पर पार्टी और संगठन को जो है हार मिली थी और इन हार के वजहों की समीक्षा की जाएगी। जो हार का कारण बन सकते हैं इनको ठीक किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ही 2 साल दूर हैं, लेकिन सियासत की बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है और इस बार सबसे दिलचस्प चाल चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा ने 108 ऐसी सीटों की पहचान की है जहां पार्टी पिछले 3 चुनावों से लगातार हार रही है। हो ही गई थी, जहां समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि पार्टी की मूल विचारधारा के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इन्हें सुधरने का भी मौका दिया, लेकिन जब इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो सपा ने इन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया। शेष बचे 4 विधायकों पर भी सपा की कड़ी नजर है। उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और अगर भविष्य में वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक बार फिर लौटते हैं समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर, जहां सभी सीटों में कई ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां समाजवादी पार्टी ने 2022 में गठबंधन के तहत जीत तो दर्ज की थी, लेकिन 2017 और 2012 में उन्हें हार का सामना वहां पर करना पड़ा था। मसलन शामली, यहां 2022 में आरएलडी के साथ मिलकर सपा जीती, लेकिन 2 चुनावों तक पीछे रही। ऐसे में पार्टी अब ये तय करना चाहती है क्या जीत सहयोगी के दम पर थी या संगठन की ताकत बढ़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को मिली बड़ी सफलता के बाद पार्टी एक बार फिर अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति पर भरोसा जता रही है। यही वजह है कि पर्यवेक्षक जाति समीकरणों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। समुदाय विशेष के प्रभावशाली लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। हर इलाके की लोकल पॉलिटिक्स को फिर से खंगाला जा रहा है। सपा अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा में
बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अखिलेश यादव अब विधानसभा में भी रफ्तार चाहते हैं। पार्टी जानती है अगर ये 108 सीटें जीत ली गई तो 2027 में सत्ता की राह खुल सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगहों पर पार्टी पुराने चेहरों को बदलने के लिए भी सोच रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट की चर्चा है, यानी सिर्फ वफादारी नहीं, अब जीतने की क्षमता तय करेगी कि कैसे और किसे टिकट दिया जाए। लोकल नेताओं से बातचीत में भी साफ है कि समाजवादी पार्टी के इस बदले हुए रुख को जमीनी कार्यकर्ता भी गंभीरता से ले रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ता खुद नए तरीके से मोर्चा संभालने को तैयार है। तो क्या समाजवादी पार्टी की 108 सीटों की तैयारी अखिलेश यादव के लिए 2027 का रास्ता आसान बनाएगी? क्या जमीनी मेहनत और पीडीए की ये नई रणनीति पुराने गणित को हिला पाएगी? अब ये सब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।